सभी को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप के पड़ोसी यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का महाद्वीप है। इसे हम संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से भी संबोधित करते हैं। क्योंकि एशिया और यूरोप से मिलकर बना हुआ यूरेशिया शब्द है, और यूरोप शब्द है ये अरब या अकेडियन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त। तो यूरोप शब्द से तात्पर्य सूर्यास्त, यानी जिस तरफ सूर्य अस्त होता है, और यह एशिया महाद्वीप से पश्चिम की ओर है, अतः इसे सूर्यास्त या पश्चिमी महाद्वीप भी कहा गया है। यह महाद्वीप है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप का सबसे उत्तरी छोर केप माइलेज फ्लीजेली 81 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी छोर पुटारे तारीफ 35 डिग्री 59 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर देखें हम तो पश्चिम में 9 डिग्री 29 मिनट पश्चिमी देशांतर से 67 मिनट 20 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। यूरोप और एशिया के मध्य महाद्वीपीय सीमा लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है। इसकी समुद्री तट 37,900 किलोमीटर है। इस तरह यूरोप का समुद्री तट काफ़ी लंबा चौड़ा है। क्योंकि इसका तट अत्यधिक कटा फटा है, और तट के कटा फटा होने के कारण ये जो महाद्वीप है इसको बंदरगाहों की सुविधा बहुत ही अच्छी मिली हुई है। तो हम खुद देख रहे हैं कि ये जो तट है ये काफ़ी कटे फटे तट है। इस तरह कटे फटे तट होने से इसको बंदरगाहों की सुविधा बहुत अधिक मिली हुई है। इसमें आसानी से बंदरगाह बनाए जा सकते हैं। तो ये इस महाद्वीप की विशेषता है। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। इसके दक्षिण पूर्व में टर्की या जिसे एशिया माइनर कहा जाता है, और यूरोप के मध्य मारमरा सागर स्थित है। इसके आसपास बहुत सारे सागर हैं, जैसे काला सागर, कैस्पियन सागर इत्यादि भी, जो इसकी सीमा भी बनाने का काम करते हैं। यूरोप महाद्वीप में देखें तो यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो अधिकांश देश छोटे छोटे देश हैं, और कई ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल तो अत्यधिक कम है। जैसे वेटिकन सिटी है, इसका क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर। इस तरह कई देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल अत्यधिक कम है। तो ऐसे विश्व के जितने भी हैं वो सारे के सारे विकसित देश हैं, लेकिन इनका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी कम क्षेत्रफल है। आज रूस है, रूस का भी बहुत बड़ा पार्ट एशिया में स्थित है, लेकिन इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी स्थित है। आकार की दृष्टि से देखें तो ये एक त्रिभुज के स्वरूप में है, जिसका आधार पूर्व में और शीर्ष उत्तर में है। इसके धरातल को देखें हम तो इसके धरातल को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मध्य मैदानी प्रदेश, और दक्षिणी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। तो इसके हम भाग को देखें, धरातल को देखें तो इसके हम देखते हैं कि ये जो दक्षिण का पार्ट है वो सारा का सारा दक्षिण का पार्ट है, ये पर्वतीय भाग है, ये सारा का सारा दक्षिणी पार्ट है। और ये पर्वत हम आगे चल के देखें तो हमारा जो हिमालय पर्वत है उसी का ही पार्ट है। हिमालय पर्वत और ये जो पर्वत हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसे यहाँ आल्प्स कहा गया है। और इस आल्प्स की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ बहुत सारी घाटियाँ बनी हुई है, और आल्प्स की जो घाटियाँ हैं वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और आल्प्स में भी स्विट्जरलैंड जैसा देश, अनूठा देश है। स्विट्जरलैंड की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है, और यहाँ की जो घाटियाँ हैं उनको अत्यंत मनोरम रूप में सजाया गया है। यूरोप महाद्वीप है, इसके जलवायु की विशेष विशेषता है। यूरोप का अधिकांश क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में है। संसार के अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा यूरोप की जलवायु कृषि एवं मानव बसाव के लिए अत्यधिक उपयोगी है। स्वास्थ्य के लिए यूरोपीय जलवायु अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा अत्यधिक अनुकूल जलवायु है। अत्यधिक वर्षा तथा भीषण गर्मी का यहाँ सर्वथा अभाव है। यहाँ अर्थात न तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा सर्दी पड़ती है। केवल उत्तरी भाग को छोड़कर अधिकांश यूरोप ऐसा है जो मानवीय बसाव के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वर्षा की दृष्टि से देखें तो भी यहाँ न तो अत्यधिक वर्षा होती है न अत्यधिक कमी, अर्थात न तो मरुस्थल पाए जाते हैं और न ही भूमध्य
रेखा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मी और कीचड़ दलदल पाए जाते हैं। शीतकाल में पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भागों में ठंड अधिक पड़ती है। वर्षा का वितरण पूरे वर्ष भर अर्थात पूरे वर्ष भर यूरोप महाद्वीप किसी न किसी हवाओं से वर्षा प्राप्त करता रहता है। इस तरह यूरोप महाद्वीप की जलवायु इस प्रकार की है कि वहाँ हर प्रकार की सुविधा, जल की सुविधा, तापमान और आर्द्रता, हर प्रकार से ये मानवीय बसाव, पशु बसाव उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। कृषि के लिए भी यहाँ की जलवायु बहुत ही उपयोगी है। केवल उत्तरी भाग को छोड़ दें तो उत्तरी भाग में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इन भागों में सर्दी अत्यधिक पड़ती है और तुषारपात भी अधिक होता है। और अधिक तुषारपात और सर्दी और शीतलहर के कारण इन भागों में बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो बंदरगाह हैं वो खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ के इस गर्म जलवायु का भी इसे विशेष रूप से लाभ प्राप्त है। यूरोप के हम राजनीतिक रूप से देखें तो यूरोप में बहुत सारे देश बसे हुए हैं। जैसे हम राजनीतिक मैप को ये देखें तो ये जो यूरोप का राजनीतिक मानचित्र है, इस यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में हम पाते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। हालांकि स्पेन, फ्रांस जैसे बड़े देश भी है, जर्मनी जैसे, लेकिन हम यदि छोटे देशों की संख्या देखें तो छोटे छोटे बहुत देश हैं। इसका जो प्रारंभ करें हम तो पश्चिम में पुर्तगाल से प्रारंभ होते हैं और पुर्तगाल से आगे स्पेन के पास में फ्रांस। स्पेन और फ्रांस दोनों बड़े देश हैं और इसके पास जर्मनी। तो ये दो बहुत ही शक्तिशाली देश भी है, फ्रांस और जर्मनी। और फ्रांस और जर्मनी आपस में एक दूसरे के सीमाएं भी मिलती है। ये फ्रांस और ये जर्मनी की सीमाएं मिल रही है, स्पेन और फ्रांस की सीमाएं मिल रही है। और इनके मध्य पर्वतीय, स्पेन और फ्रांस के मध्य जो विभाजन का काम कर रहा है वो पर्वतीय भाग कर रहा है। और पर्वतीय भागों, जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय भी इस पर्वत ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो हम मुख्य रूप से देखें तो यूरोप में जो बड़े देश हैं उनमें पश्चिम से यदि हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले पश्चिम में नंबर 1 देश है स्पेन। उसके बाद में दूसरा बड़ा देश है फ्रांस के बाद तीसरा उसका बड़ा देश है पोलैंड के बाद चौथा बड़ा देश है जर्मनी, उसके बाद पोलैंड, और पांचवा बड़ा देश है यूक्रेन। अर्थात स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये बड़े देश हैं। इटली भी एक बड़ा देश है, लेकिन इसको भूमध्य सागरीय जलवायु का लाभ प्राप्त है। ये भूमध्य सागर में एक लंबे आयताकार रूप में फैला हुआ है और सम जलवायु का विशेष रूप से इसको लाभ प्राप्त है। स्विट्जरलैंड अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। एक और बड़ा और महत्वपूर्ण देश है जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, लेकिन इसको यूनाइटेड किंगडम कहना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इंग्लैंड तो केवल इसका एक राज्य है जो कि सबसे बड़ा है। तो इस तरह ये कुछ बड़े बड़े देश हैं जो कि यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। यूरोप महाद्वीप में जो देश हैं उनमें आपस में एक संघ बना हुआ है और उसकी आपस मुद्रा भी एक ही इन्होंने प्रारंभ की है। उस मुद्रा का नाम है यूरो, जो कि इसके सभी देशों में आपस में एक दूसरे के द्वारा स्वीकार की जाने वाली मुद्रा है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी मुख्य रूप से प्रजाति को देखें तो यहाँ नार्डिक प्रजाति की हमें विशेषता मिलती है और काकेशियन की उपजातियाँ भी यहाँ पाई जाती है, जैसे श्वेत नार्डिक, भूरे मेडिटेरियन। इस तरह की यहाँ प्रजाति, यहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। यूरोप में घास के मैदान भी पाए जाते हैं और कृषि की दृष्टि से भी यूरोप महाद्वीप अपने विश्व में विशेष स्थान रखता है। यूरोप महाद्वीप में रेगिस्तान का अभाव पाया जाता है, यानी हम यदि रेगिस्तान पढ़ें तो इस महाद्वीप में रेगिस्तान का विस्तार लगभग नहीं के बराबर है। अर्थात विश्व का यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें रेगिस्तान का उल्लेख नहीं है। तो ये यूरोप महाद्वीप की स्थिति विस्तार के बारे में अपन ने थोड़ी सी बात की थी कि इसके जो देश हैं उसमें सबसे बड़ा तो रसिया है, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़े बड़े देश हैं भी हैं, लेकिन अधिकांश देश बहुत ही छोटे छोटे देश हैं। दूसरी अपन ने बात की थी कि यूरोप महाद्वीप की धरातल के बारे में। तो यूरोप महाद्वीप में 3 प्रकार का धरातल पाया जाता है। उत्तर की तरफ देखें हम तो प्राचीन पर्वत मिलते हैं और दक्षिण की ओर देखें हम तो आल्प्स पर्वत मिलते हैं और इनके मध्य
में मैदान मिलते हैं जो कि अत्यधिक उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, और इनकी नदियां हैं उनका भी लाभ विशेष रूप से इसे प्राप्त है। धन्यवाद।